आप पार्ट 11 का लिखिए। अगर आपके पास आता है डिस्कस द टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, तो आपके लिए 12th जो नंबर की मैं वीडियो अब कर रही हूँ ये है। सो टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, अगर आपको नहीं पता है ट्राइब्यूनल्स क्या हैं तो आप पहले वीडियो देखना। ये जो डिफरेंट प्रकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ये स्टैट्यूट्स, रूल्स और जो रेगुलेशंस होते हैं, देखो स्टैट्यूट्स भी क्या होते हैं, रूल्स ही होते हैं, एक्ट्स होते हैं। किसके बनाए गए? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बनाए गए, इनके द्वारा रन किए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं। और अब बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को। पहला है हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, CAT, कैट के नाम से याद रखो। इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 323A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखिए ये क्या करता है, जो भी डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स होती हैं विथ रिस्पेक्ट टू recruitment and condition of service of persons appointed to public services and post in connection with the affairs of union or other authorities under control of government। तो जो भी सरकार से जुड़े हुए, यूनियन से जुड़े हुए कर्मचारी, ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक सर्विस में जो लोग होते हैं, उनसे जुड़े हुए मामले को देखता है ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। In pursuance of the Article 323A, the Parliament has passed the Administrative Tribunal Act in 1985. The Act authorizes the central government to establish one central administrative tribunal and the state tribunals. This Act opened a new chapter in the sphere of providing speedy and inexpensive justice to aggrieved public servants। तो देखो क्या होता है कि एक एक्ट लेके आया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 में, और उसी के तहत हमने क्या गठित कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या गठित कर दिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को। ऐसे ही स्टेट में भी अपना स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है। इसके आने से जो ऊपर मैंने आपको बताया था, पब्लिक सर्विस और यूनियन में जो भी अपने सरकार में एम्प्लॉयज़ होते हैं, पब्लिक सर्विस में जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उनसे जुड़े जो मामले होते हैं उनमें जल्दी जस्टिस मिल जाता है, जो कि इनएक्सपेंसिव भी होता है। क्योंकि आपको पता है जो हमारा नॉर्मल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर होता है वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। उसमें वही ना तारीख पे तारीख वाला मामला खिंचता चला जाता है, जिसकी वजह से एक तो टाइम भी लगता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। यहाँ इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए, तो हमें जो भी जस्टिस होगा वो स्पीडी भी होगा और इनएक्सपेंसिव, यानी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा उसके अंदर। कैट एक स्पेशलिस्ट बॉडी है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं और कुछ जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं, सो दैट इनके पास अपनी अपनी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो जिसका यूज़ करके ये एक अच्छा इफेक्टिव जस्टिस दे सके, ठीक है। इसका गठन 1985 में किया गया था। चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन होगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का? तो चेयरमैन या तो सिटिंग या फिर कोई रिटायर्ड जज हो सकता है हाई कोर्ट का, यही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को हेड करेगा। The condition of service of the chairman and members are the same as applicable to the judge of High Court as per the Administrative Tribunal Amendment Act 2006। याद रखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि किस प्रकार की सर्विस होंगी, क्या इनकी कंडीशंस होंगी। तो चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं बाकी कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के, उनका सेम कंडीशंस होंगी सर्विस की जैसे किसी हाई कोर्ट के जज की होती हैं। अब आप बताओगे एज पर दी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट 2006, यहाँ पर ये वाला एक्ट मत बोलना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 नहीं, किसके अनुसार, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 के अनुसार, ठीक है। 2006 में इसमें कुछ चेंजेस लेके आए थे। आपको ये नहीं जानना कि इससे पहले क्या था, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। The orders of central administrative tribunals are challenged by a way of writ petition under Article 226
or 227 of the Constitution before respective High Court in whose territorial jurisdiction the bench of tribunal is situated। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने जो जस्टिस दिया है वो सही नहीं है ना, उसको मतलब वो पसंद नहीं आया, उनका जो भी जस्टिस उनको मिला, तो वो क्या कर सकता है कि जिस एरिया में ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होगा उसी टेरिटोरियल रीजन का हाई कोर्ट में वो जाके रिट पेश कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं और केस दायर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अब हम दूसरे को देखते हैं। अब है हमारा आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल AFT। ये जैसा कि आपको पता पड़ रहा है नाम से ही आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, तो मिलिट्री ट्राइब्यूनल होगा, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड होगा, तो लिख दीजिएगा कि इट इज़ अ मिलिट्री ट्राइब्यूनल इन इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट 2007। ईयर याद रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, एटलीस्ट सारे ट्राइब्यूनल के जो मेन ईयर्स हैं उनको ज़रूर याद रखना। ये क्या करता है? इट हैज़ प्रोवाइडेड द पावर ऑफ adjudication or trial by armed forces tribunal of disputes and complaints with respect to commission, appointments, enrollments and conditions of service in respect of person subject to Army Act 1950, the Navy Act 1957 and the Air Force Act 1950। तो ये कुछ एक्ट हैं, जैसे हमें पता है कि हमारी जो इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस हैं वो 3 प्रकार से मिलके बनती हैं। एक द आर्मी एक्ट, जिसमें जो ज़मीन वाले हमारे सोल्जर्स हैं वो, नेवी वाले, ठीक है, और एयरफोर्स वाले। तो इनके अपने अपने एक्ट हैं कुछ, आप उन एक्ट को देखना। आर्मी और एयरफोर्स का दोनों का एक्ट का जो ईयर है वो 1950 है, जबकि नेवी एक्ट का जो ईयर है वो 1957 है। तो इन एक्ट में कुछ लिखा गया है, इनके अनुसार कुछ पर्सन्स हैं, उन पर्सन्स का को जोड़ के कोई कमीशन बनाई जाए या कोई अपॉइंटमेंट की जाए, या जो भी उन पर्सन्स का कंडीशन होगा सर्विस का या एनरोलमेंट का, उससे रिलेटेड कोई भी वाद विवाद हो, डिस्प्यूट हो, कंप्लेंट, शिकायतें या कोई प्रॉब्लम हो, उसकी कार्यवाही आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल AFT करता है। Besides the principal bench in New Delhi, AFT has regional benches at Chandigarh, Lucknow, Kolkata, Guwahati, Chennai, Kochi, Mumbai and Jaipur. Each bench comprises of judicial member and an administrative member. अब बहुत लोग तो आप में से जानते होंगे ये बेंच क्या होती है, ठीक है, और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो बेंच वो होता है जहाँ कुछ हमारे जज जस्टिस ज्यूरी वगैरह बैठती है जो न्याय की बातें करती हैं। तो मेन जो बेंच है वो न्यू दिल्ली में है, लेकिन रीजनल स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे भी बहुत सारी बेंच हैं, जैसे कि चंडीगढ़ में, लखनऊ में, ये जो अलग अलग जगह दिखी हुई है वहाँ पर है। अब यहाँ पर हर तरह की जगह हमने डाला है ताकि यहाँ पर आर्मी का, नेवी का, सबका बेस मिल जाए। ये जो जगह आपको नीचे की दिख रही है, स्पेशली कोची और मुंबई, ये नेवी की वजह से डाली गई है, ठीक है। और हर बेंच के अंदर एक, कम से कम एक तो जुडिशियल मेंबर होता है ताकि वो न्याय की बातें जाने, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है जो प्रशासनिक बातों को जाने। मैं आपको जितने भी ये ट्राइब्यूनल्स के बारे में बता रही हूँ ना, इनमें से सबसे इजी आई नो आपके लिए इलेक्शन कमीशन ही होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को आप पहले से ही जानते हैं और ज़्यादातर लोग जानते हैं। इलेक्शन कमीशन भी एक प्रकार का ट्राइब्यूनल ही है। ये क्या मामले देखता है कि किस प्रकार का हमें इलेक्शन सिंबल देना है पार्टीज़ को, और अगर मान लीजिए किसी पार्टी ने एक ही प्रकार का सिंबल हो गया या कुछ भी उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस सब को इलेक्शन कमीशन देखता है। और अगर इनके डिसीजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस डिसीजन को हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ट्राइब्यूनल देखो, नाम से ही पता पड़ रहा है, और ट्राइब्यूनल इतनी देर से मैं बता रही हूँ तो आप समझ चुके हैं कि ट्राइब्यूनल्स के काम क्या होते हैं। और ये है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, इसको बनाया गया था इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत। और ये क्या करता है, ये सेंट्रल लेवल पर भी होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है, मतलब सेंट्रल यानी केंद्र सरकार भी स्थापित कर सकती है, राज्य सरकारें भी स्थापित कर सकती हैं इसको।
और ये क्या करता है कि जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं और वर्कर होते हैं उनके बीच में जो मुद्दे होते हैं कि सैलरी नहीं दे रहे हो, काम ज़्यादा करवा रहे हो, कंपनसेशन नहीं कर रहे हो, जो आपका तरीका है पैसे देने का सही नहीं है, या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनके बीच की, ये सब इनको हल करने का काम इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल करता है। अगर मान लीजिए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने कोई अपना बताया कि आप मतलब कोई भी अपना आउटपुट दिया, तो अगर वो चीज़ पसंद नहीं आती है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का डिसीजन समझ में नहीं आता है, तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको टाइप्स बताए हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के। इसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पे वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।